आज की क्लास में हम लोग गॉस लॉ का फर्स्ट क्लास किए हुए हैं, सेकेंड क्लास है। तो हम गॉस लॉ को डिराइव करेंगे और उसको डिराइव करने से पहले आपको हम सॉलिड एंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं। हालांकि हम बता चुके हैं, 2 बार बताए हैं और हम 3rd बार बता रहे हैं और ये लास्ट बार है, ये इस बैच में लास्ट बार है। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हमको बहुत काम देगा, ग्रेविटेशन में देगा, जब हम ये जानेंगे कि सैटेलाइट कितने एरिया पे सिग्नल भेज सकता है। हमको ऑप्टिक्स में काम देता है, हमको मॉडर्न फिजिक्स में काम देता है, जब हम गीगर मूलर काउंटर की बात करते हैं तो बहुत जगह काम देता है। तो उसको मैं एक बार बता रहा हूँ। इस चैप्टर में सॉलिड एंगल का बहुत रोल है, इम्पॉर्टेंट है। हम सॉलिड एंगल बता रहे हैं और आज जो बता रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का मतलब क्या होता है, पहले तो प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल में क्या होता है, एक रिंग होता है, एक रिंग होता है, उस रिंग का एक सर्कमफेरेंस होता है। तुम उसमें कोई 2 पॉइंट लेते हो, एक आर्क लेते हो और उसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हो, तुम प्लेन। और हम बात करें प्लेन एंगल की, समझना इस बात को, ये होता है प्लेन एंगल। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लेते हैं और उनको हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं और हम कहते हैं ये एंगल मान लो थीटा है। तो थीटा बेसिकली क्या होता है कि ये होता है, ये आर्क लेंथ जो है L, ये आर्क लेंथ L बाय R होता है। थीटा जो होता है वो होता है आर्क लेंथ बाय R। बेसिकली ये निकालते कैसे हैं, ये रेशियो ऑफ आर्क लेंथ बाय R है। समझो कोई चीज, कोई भी चीज है जो इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ एनीथिंग मान लो कोई है, इफ एनीथिंग सपोज P, सम क्वांटिटी P, ये चार्ज हो सकता है, ये एनर्जी हो सकता है, ये मोमेंटम हो सकता है, ये पावर पॉसिबल है, ये मान लो कुछ भी है जो कि पूरे रिंग पे यूनिफॉर्मली फैल रहा है, एक रिंग के ऊपर फैल रहा है। इफ एनीथिंग कॉल्ड P इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये चार्ज हो सकता है, ये मास हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग। तो तुम क्या करते हो, तुम लिखते हो 2 पाई r। देखो तुम यहां लेंथ ले रहे हो, कितनी लेंथ में कितनी क्वांटिटी है, कितनी लेंथ में कितनी क्वांटिटी है। लेंथ जब तुम ले रहे हो 2 पाई r तो क्वांटिटी है P। पूरे 2 पाई r लेंथ में ये क्वांटिटी Q या P जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब यूनिट लेंथ में P बाय 2 पाई r होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए L लेंथ में इस L लेंथ में वो कितना होगा, उसका टोटल पार्ट जो चीज पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो कितना पार्ट इस L पे है। तो L पे कितना हो जाएगा बताओ, L बाय 2 पाई r टाइम्स ऑफ P। यानी ये एक फ्रैक्शन है, L बाय 2 पाई r क्या है, लेंथ बाय टोटल लेंथ। ये लेंथ बाय टोटल लेंथ, ये है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझो हम यहां पर L बाय R, हम L बाय R को एक नया क्वांटिटी नाम देते हैं, क्या देते हैं, थीटा। क्या देते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय दिस हियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, इस L बाय 2 पाई R को हम लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ P, क्योंकि R तो कॉमन है। समझो ऊपर में L कितना था, R थीटा, ऊपर यहां पे L क्या था बताओ, R थीटा, ये कितना है 2 पाई R। तो समझो L बाय 2 पाई R इज सेम एज R थीटा बाय 2 पाई R। रेशियो ऑफ द लेंथ इज सेम एज रेशियो ऑफ द एंगल, क्योंकि उसमें R कॉमन है। रेशियो ऑफ द लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू R इंटू थीटा एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू R इंटू 2 पाई। तो R तो कट गया, तो रेशियो ऑफ द लेंथ इज सेम एज रेशियो ऑफ द एंगल। तो ये जो थीटा बाय 2 पाई है ये बता रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ एनीथिंग जो इसमें है, जो चीज इस पूरे रिंग से पास कर रहा था, जो चीज पूरे रिंग से पास कर रहा था, सेंटर से निकल के और पूरा रिंग से जो पास हो रहा था उसमें कितना इससे पास हो रहा है, ये क्या बताएगा, वो फ्रैक्शन बताएगा जो इस पोर्शन से पास हो रहा है। बाकी फ्रैक्शन उससे पास नहीं हो रहा, बाकी रिमेनिंग
आर्क से पास हो रहा है। ये सिंपल एक चीज था। अब बोलोगे ये कब होता है सर? जब हम रिपल क्रिएट करते हैं पानी में, एक वाटर में जब हम रिपल क्रिएट करते हैं, वाटर एक स्टैग्नेंट वाटर में हम अपने हैंड को प्लेस करके अप डाउन मोशन करते हैं तो वहां रिपल क्रिएट होता है। और वो रिपल जो है तुम देखोगे रिंग की तरह फैलता है। रिपल वेव ये 2 डायमेंशनल वेव, रिपल वेव ये 2 डायमेंशनल वेव, उसमें रेडियली वो चारों तरफ भागता है। तो अगर तुम जानना चाहते हो तुमने यहाँ जितना पावर तुम यहाँ पे दे रहे हो उसमें कितना पावर 60 डिग्री में से जा रहा है, 60 डिग्री के आर्क में से जा रहा है, तो क्या होगा 1/6 हो जाएगा, क्योंकि पूरे रिंग पे वो पावर पी जा रहा है। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाय दिस, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नेचर में बहुत सारा चीज होता है जो 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेचर में बहुत सारा चीज होता है जो कि 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझो, ये एक स्फेरिकल बल्ब है, ये स्फेरिकल बल्ब है, मान के चलो नीचे भी स्फेयर है। जिस बल्ब को हम जलाएंगे ये रोशनी फेंकेगा, ये रोशनी चारों तरफ निकलेगा, ये रोशनी एक्स वाई और जेड तीनों, मतलब कि 3 डायमेंशन में इसका रोशनी निकलता है। हम जानना चाहते हैं ये रोशनी जब एक्सपेंड करेगा, ये जब निकलेगा, ये जब यहां से रेज निकलेंगे वो चारों डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में निकलेंगे, ये एक्सपेंड करता जाएगा। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद ये पूरे स्फेयर पे, आर रेडियस के स्फेयर पे, ये पूरा लाइट उसके सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा होगा। हम जानना चाहते हैं इसके पावर का कितना फ्रैक्शन एक पर्टिकुलर कोन से जा रहा है, एक पर्टिकुलर कोन के अंदर है। इसके लिए हमको सॉलिड एंगल चाहिए। ये हो सकता है लाइट में रेज निकल रहे हो, ये हो सकता है कि किसी चार्ज से फील्ड लाइन निकल रहे हो, पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज से फील्ड लाइन निकल रहे हो। ये हो सकता है एक ऐसा स्प्रिंकल हो, एक झरना हो, एक शावर हो जिसमें बहुत सारे परफोरेशंस हैं, छेद हैं सब डायरेक्शन में, जो किसी मॉल वॉल में होते हैं, और वाटर हर तरफ से रेडियली निकल रहा है। हम जानना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कोन में कितना फ्रैक्शन इस पूरे वाटर का निकल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि एक जो है ये कोई है जो हो सकता है एक एसी का वो हो जो यहां से थ्रो कर रहा है, कुछ भी हो सकता है जो इमिट हो रहा है, पर 3 डायमेंशन इमिट हो रहा है। हम जानना चाहते हैं वो कैसे होगा। तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि सॉलिड एंगल क्या होता है, उससे हम कर सकते हैं। क्योंकि इस केस में ये जो भी चीज इमिट हो रहा है वो रिंग के केस में एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट यहाँ ये एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक स्फेयर के इनर एरिया के नॉर्मल वो पेनिट्रेट करके निकल रहा होता है, वो एक्सपेंडिंग बैलून की तरह होता है। इसमें हम कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम तुमसे ये जानना चाहते हैं, अब इसके एनालॉजिकल टर्म में यहां एक चीज और ध्यान देना, तुम भले ही यहां से यहां चलाओ, रेडियस बढ़ गया, इस आर्क की जगह ये आर्क ले लो, रेडियस बढ़ गया, आर्क लेंथ भी बढ़ गया, बट एंगल थीटा सेम है। रेडियस बढ़ गया, इसका मतलब अगर यहां से कोई पावर इसमें कंटेंट था और कोई भी चीज इसमें कंटेंट था, वही इसमें भी कंटेंट होगा। लेंथ बढ़ गया, रेडियस भी बढ़ गया, बट रेशियो ऑफ लेंथ और रेडियस सेम रहेगा। अगर हम यहां पे इसको ऐसे कर दे, आर्बिट्रेरी शेप का एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे, ये लाइन पी क्यू, भले ये आर्क नहीं है, भले ये लाइन पी क्यू आर्क नहीं है, बट ये लाइन पी क्यू भी इसके ऊपर कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा ही सबटेंड करता है। यानी अगर इस प्रोफाइल पे समझो, अगर इस प्रोफाइल पे यानी इस बाउंड्री पे एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट यहां लो, एक पॉइंट इस बाउंड्री पे लो, एक पॉइंट इस बाउंड्री पे लो और ज्वाइन कर दो, वो सारे लाइंस भी सेंटर पे उतना ही एंगल सबटेंड करेंगे। ठीक है, अब इसका हम एनालॉजी लेंगे, किसमें, जहां पे ये स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ना कि 2 डायमेंशन में। समझ रहे हो? देखो, अब सॉलिड एंगल को समझने की कोशिश करो। एक्सप्लेन व्हाट इज सॉलिड एंगल। हम सबसे पहले तुमसे ये जानना चाहते हैं, दिस ये वाटरमेलन, ये वाटरमेलन है, मान के चलो ये स्फेरिकल वाटरमेलन है। एज्यूम दैट दिस वाटरमेलन इज स्फेरिकल। ये थोड़ा इलिप्सॉइड दिख रहा है, बट ये स्फेरिकल वाटरमेलन है। हम इसमें एक चाकू घुसाते हैं
और ऐसे घुमाते हैं कोन के फॉर्म में, सेंटर तक चाकू घुसाते हैं और घूम के निकाल देते हैं, और ये मेरा कोन निकल जाता है। दिस इज द कोन। सो फ्रॉम दिस स्फीयर आई हैव टेकन दिस कोन आउट, आई हैव टेकन दिस, मैंने एक चाकू घुसाया और एक्सिस के बाद उसको ऐसे रोटेट कर दिया और कट के बाहर आ गया। इसकी जो सबसे लेफ्ट लाइन है ये लाइन, और सबसे राइट लाइन है ये लाइन, जो एक्सट्रीम लाइन्स है, इनके बीच में प्लेन एंगल है 2 थीटा, इनके बीच में प्लेन एंगल है 2 थीटा। मतलब ये कैसे बना था, ये एक लाइन था और एक दूसरा लाइन था, दोनों बीच में एंगल था 2 थीटा, और मैंने उसको एंगल बाइसेक्टर के अबाउट इसको स्पिन कर दिया, बहुत तेज घुमा दिया, तो ये जो सरफेस बना वो बना कोन। हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस ग्रीन पोर्शन। हम ये भी जानना चाहते हैं व्हाट द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट आउट ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना है, ये पूरा वॉल्यूम मेरे हाथ में है, और ये ग्रीन पोर्शन इसका स्किन है, इसका सरफेस एरिया कितना है आउट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। हम क्या करते हैं, ये हमारा स्फीयर था, रेडियस था। हम क्या करते हैं, यहां पे एक लाइन लेते हैं इस तरह से, और हम यहां से एंगल जाते हैं थीटा, उसको घुमा देते हैं ऐसे, तो घुमाएंगे तो ये एक रिंग कटेगा। जैसे अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, वो इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल रिंग्स बनते हैं, यहाँ एक रिंग बनेगा। फिर हम क्या करते हैं, ये थीटा पे था, फिर हम यहां से थोड़ा सा एंगल और मूव कर जाते हैं, कितना, डी थीटा, बहुत कम है, बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये है डी थीटा, हम इसको ही मूव कर जाते हैं, और इसको मूव कर जाएं तो हम पाएंगे कि थीटा और डी थीटा के बीच में ये एक रिंग कटेगा। कैसा रिंग कटेगा, ऐसा रिंग कटेगा। देखो ये जो मैंने दिखाया हुआ है इस पे मार्कर से, थीटा और डी थीटा के बीच में एक पतला सा रिंग कटेगा, ठीक है। हम इस रिंग को काट के निकाल लेते हैं, हम इस रिंग को यहां से कट कर देते हैं ब्लेड से, इस थिकनेस को, और खोल देते हैं। अगर हम इसको खोल देंगे, अगर हम इस रिंग को, ये जो रिंग पतला सा जो है कटेगा, इसका ये जो आर्क लेंथ था, ये आर्क लेंथ इसकी चौड़ाई थी, वो होगा आर डी थीटा, फिर आर इज द रेडियस, और इस रिंग की जो पेरीमीटर होगी, जो उसको खोलेंगे, और इस रिंग की जो पेरीमीटर होगी वो होगा 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ दिस रिंग, एंड रेडियस ऑफ दिस रिंग इज व्हाट, आर साइन थीटा। तो समझो जब इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। अगर हम इस रिंग को ओपन कर लें, इस तरह से खुलेगा, कितना खुलेगा जी, ये खुलेगा 2 पाई इंटू आर साइन थीटा, समझ रहे हो। इसकी रेडियस है कितनी, आर साइन थीटा, इसकी कितनी होती है हाइट, आर कॉस थीटा, ये रेडियस है आर साइन थीटा, ये होगा। और इसकी थिकनेस कितनी है बताओ, और इसकी थिकनेस है आर डी थीटा, यानी इसकी सरफेस एरिया होगी डी ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू विथ 2 पाई इंटू आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। ये टोटल एरिया ए हो जाएगा 2 पाई इंटू आर स्क्वायर, बाहर निकाल दो साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम। अब समझो हम कहां से कहां निकालना चाहते हैं। हम एक कोण बना रहे हैं, कौन सा कोण बना रहे हैं, हम एक ऐसा कोण बना रहे हैं जिसका सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल अल्फा है। हम एक ऐसा कोण बना रहे हैं जिसका सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल अल्फा है, यानी ये अल्फा इधर भी है और ये अल्फा इधर भी है। इसका सेमी वर्टिकल जो है एंगल अल्फा है। इसको कहां से कहां लेके जाएंगे, 0 से अल्फा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा नहीं ले जाएंगे, ध्यान से देखना। क्योंकि जब तुम यहां पे थीटा ले रहे हो, तुम चारों डायरेक्शन तो ले ही रहे हो, सारे डायरेक्शन तुम ले ही रहे हो, तो फिर जैसे जैसे तुम इसको बढ़ाते जाओगे रिंग को, तो ये कवर करता ही जाएगा, तो इसको 0 से लेकर अल्फा तक जाओगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से अल्फा, सो दैट मीन्स एरिया वुड बिकम 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल,
ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस। ठीक है, चेक करके देख लो। अगर अल्फा को रखोगे 90, अल्फा 90 मीन्स क्या हो गया, इधर भी 90 इधर भी 90, हेमीस्फेयर बनेगा। तो क्या होना चाहिए, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ। यहां अल्फा 90 रखोगे 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। और अल्फा को कितना ले लो, 180, यानी पूरा स्फेयर 180 मीन्स -1, 1 माइनस -1 2 पाई आर स्क्वायर, सही होगा। अब समझो, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये जो सरफेस बन रहा था, कौन सा सरफेस, ये जो तुम्हारा सरफेस बन रहा है कर्व सरफेस, जिसको मैंने ग्रीन कलर, ग्रीन स्किन ऑफ द कोन, ये सरफेस बन रहा है, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन पार्ट जो बन रहा है इसका सर ये कॉन्वेक्स है, बाहर से प्लेन नहीं है, इसका सरफेस एरिया होगा इतना। तो इसका मतलब है सरफेस एरिया ऑफ दिस कर्व पार्ट बाय ए टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1, क्या चीज, लेफ्ट में जो आपने दिखाया बोर्ड के, वो दिख नहीं रहा है। अच्छा देखो, इसका मतलब हुआ यहां पे हम लिख सकते हैं ए बाय टोटल ए। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस बाय टोटल एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ग्रीन पोर्शन स्किन बाय टोटल एरिया ऑफ द वाटरमेलन, दैट वुड बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा by 4 pi r square, that is equal to half into 1 minus cos alpha. This is a fraction, समझो, this is the fraction। जिस तरह वहां पे तुमको क्या निकला था, लेंथ बाय टोटल लेंथ, लेंथ बाय टोटल लेंथ, यहां कितना होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन, पहली बात ये समझ लो, ये होता है फ्रैक्शन। हम यहां पे क्या करते हैं, अब एरिया तो इतना था, एक तो ये हो गया फ्रैक्शन, एक तो ये मेथड हो गया किसी भी चीज का फ्रैक्शन। दूसरा हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो तुमने लिखा एरिया बाय ए टोटल, तुमने यहां पे लिखा एरिया बाय ए टोटल, इसको क्या लिख सकते हो, एरिया बाय 4 पाई आर स्क्वायर। हम एरिया बाय आर स्क्वायर, एरिया बाय आर स्क्वायर समझो, दिस एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन, हम दिस एरिया बाय ग्रीन पोर्शन का जो है एरिया डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, इसको हम एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, डिनोट करते हैं इससे, यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, यानी ये हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ ये हो जाएगा ओमेगा बाय स्टेरेडियन, ये हो जाएगा, इसको एक काम करो, इसको कर दो डी ओमेगा या ओम कर दो। ठीक है, तो ये होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का मतलब हुआ ये, स्टेरेडियन का मतलब हुआ ये कि तुम ये लिख सकते हो उसको कि एरिया इज इक्वल टू सॉलिड एंगल टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, या एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज सॉलिड एंगल। तो तुम ये समझ सकते हो, अगर हम पूरे स्फीयर की बात करें तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया, दिस फ्रैक्शन वुड बिकम इक्वल टू, दिस फ्रैक्शन वुड बिकम इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज दिस सॉलिड एंगल, इस पूरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल, डिवाइडेड बाय 4 पाई। क्योंकि अगर तुम पूरे स्फीयर को लोगे, पूरा 3 डायमेंशन को ले लोगे, तो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, सॉलिड एंगल कितना करता है, 4 पाई। तो ये कुछ वैसा ही है कि हम कह सकते हैं कि एरिया ए में, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर में कोई चीज पी था, एरिया यूनिट में पी बाय 4 पाई आर स्क्वायर था, इसीलिए एरिया ए में, इसीलिए एरिया ए में हो जाएगा पी बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, ए बाय आर स्क्वायर को नया नाम दे देंगे, क्या
नाम दे देंगे सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दैट एरिया, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दैट ग्रीन एरिया एट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा सॉलिड एंगल बाय टोटल सॉलिड एंगल, आ गया होगा। सॉलिड एंगल बाय टोटल। हाँ क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, अब आ रही है, आ गई आवाज। आ गई ना। अरे किसी का फोन चला आता है ना, यही प्रॉब्लम होती है। तो देखो हम, बीच में थोड़ा छूट गया। चलो मैं फिर से बता देता हूँ इसको, समझो मैं, 4πr² में अगर पाई है, अब समझो 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 हम क्या बोल रहे हैं, समझो इसको। सो बेसिकली हमको दो चीज समझ में आ गया है। पहली बात ये समझो, अगर एरिया और क्वांटिटी, वहां क्या लेते, लेंथ और क्वांटिटी। अगर एरिया है 4πr², उसमें कोई क्वांटिटी है p, किसी एरिया 4πr² में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली p, यूनिट एरिया में होगा p बाय 4πr²। यूनिट एरिया में कितना होगा, p बाय 4πr²। इसीलिए अगर एरिया है a, उसमें हो जाएगा p बाय 4πr² इंटू a। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको ये एरिया बाय एरिया, एरिया बाय एरिया, इसको हम समथिंग एल्स बाय समथिंग करना चाह रहे हैं। हम इन दोनों को डिवीजन को हम नाम देते हैं सॉलिड एंगल, दैट इज इक्वल टू सॉलिड एंगल बाय 4π टाइम्स ऑफ p। रेशियो ऑफ एरिया इज सेम एज रेशियो ऑफ द सॉलिड एंगल सबटेंडेड। पूरा स्फेयर, कंप्लीट स्फेयर कितना सबटेंड करता है, सॉलिड एंगल सेंटर पे 4π, वो एरिया कितना कर रहा है, ओमेगा। तो ओमेगा बाय 4π इंटू p, एंड दैट इज द फ्रैक्शन, दैट इज द फ्रैक्शन, वो उसमें इतना होता है। तुम एरिया सबटेंडेड बाय दैट पार्ट बाय टोटल एरिया लो, या फिर सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दैट पार्ट बाय टोटल सॉलिड एंगल लो, दोनों सेम आएगा। क्योंकि ऊपर नीचे r² को मल्टीप्लाई करने से नीचे का जब r² मल्टीप्लाई होगा तो होगा a टोटल, ऊपर r² मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ दैट कर्व। तो r² तो कॉमन है, उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। यहां पे ओमेगा की वैल्यू होती है 2π इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा स्टेरेडियन, जहां अल्फा प्लेन एंगल है। सोचो ये रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल है, वेयर अल्फा इज द सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल, सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल। अब समझो इस बात को, जो हम रिंग में किए थे वो हम फिर से करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं भाई, इसका पूरा नोट्स तुमको हम जरा मतलब व्हाट्सएप कर देंगे, नोट्स बना हुआ है पूरा। मैंने सॉलिड एंगल का भी नोट्स बना दिया है, जो पढ़ा रहा हूं सब कुछ। देखो ये एक स्फेयर है, तुमने यहां पे एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया, ये कुछ कोन जैसा होगा, ये कुछ कोन जैसा होगा। तो यहां जो तुमको एरिया मिलेगा ना, इसके ऊपर एक पैच जो मिलेगा, जैसे ये मिला था पैच, ये पैच मिला था ग्रीन वाला, ये पैच जो तुमको मिलेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। देखो ये पैच कुछ इस टाइप से होगा, ये कर्ड होगा, बेसिकली ये कर्ड होगा। यहां पर क्या होगा, तुम देखोगे एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर। समझो यहां पे एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर जो है और एरिया आपस में परपेंडिकुलर है। हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर बाय r²। इस सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करते हैं डी ओमेगा को, सॉलिड एंगल ए परपेंडिकुलर, एरिया परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर बाय r², एरिया परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर बाय r²। ठीक है, अब समझो अगर ये तुम्हारा, अगर स्फेयर को बड़ा कर दें, अगर स्फेयर को बड़ा कर दें, यानी हम रेडियस ऑफ द स्फेयर को बड़ा कर दें, जैसे वहां रिंग का किए थे, ये यहां चला आएगा, ये एक नया स्फेयर है, ये भी सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा,
ये भी सेम सॉलिड एंगल, ये जो है एरिया, ये भी सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। क्यों करेगा? एरिया तो बढ़ गया कंपेयर टू दिस, एरिया यहाँ पे जो है बढ़ गया, लेकिन रेडियस भी बढ़ गया। एरिया बढ़ गया, रेडियस भी बढ़ गया, और दोनों कंपनसेट कर जाता है, दोनों कंपनसेट कर, सॉलिड एंगल दोनों सेम सबटेंड करेगा। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर एक ऐसा एरिया ले, अगर हम यहाँ पे एक ऐसा एरिया लें जो इसी बाउंड्री पर, इसी कोन के बाउंड्री पर है, वो जो इसी कोन के बाउंड्री पर है, और हम यहां पर एक ऐसा एरिया लें जो इसी कोन के बाउंड्री पर है, समझो ये कोन है, ठीक है। अगर ये ऐसा एरिया होगा इसी कोन के कंटूर पे लाई करता हुआ, तो भी सॉलिड एंगल सेम होगा, तो भी सॉलिड एंगल ये सेम, जैसे एक तिरछा लाइन भी सेम जो है एंगल सबटेंड करता था, प्लेन एंगल, उसी तरह ये भी सॉलिड एंगल सेम सबटेंड करेगा। समझो अगर ये ऐसे है, अगर ये एरिया इस तरह से है, इस तरह से, ये इसको क्लोज कर देते हैं, इसको हम भर देते हैं ऐसे, इसको हम यहां से तिरछा लेते हुए भर देते हैं, ये भी वहां पे सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, क्योंकि इस एरिया की बाउंड्री भी, क्योंकि इस एरिया की बाउंड्री भी उसी बाउंड्री के ऊपर लाई कर रही है। जब तक किसी भी एरिया की बाउंड्री इसके सरफेस के ऊपर ही लाई करेगी, वो सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, वो सेम सॉलिड एंगल सबटेंड क्यों करता है? समझो अगर तुम यहां पे ऐसे करके एरिया ले रहे हो और ये इस तरह से है, तो जरा देखो यहां पर रेडियस वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, यहां रेडियस वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, यानी एरिया वेक्टर, सॉरी यहां पे रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है, ये डिस्टेंस है आर, बट ये रेडियस वेक्टर रेडियली आउट है। एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, डीए। एंगल दोनों में कितना है? थीटा। तो बेसिकली हमको ये एरिया नहीं लेना है, हमको जो लेना है एरिया वो रेडियस के परपेंडिकुलर लेना है। समझो हमको जो लेना है एरिया वो ये डीए नहीं लेना है, हमको क्या लेना है? डीए जो लेना है वो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ये जानना चाहते हैं ये सॉलिड एंगल कितना है, ये सॉलिड एंगल कितना है, डी ओमेगा, दैट वुड बी इक्वल टू, डी ओमेगा वुड बी इक्वल टू डीए कॉस थीटा, और ये डीए है तो ये एंगल थीटा है। ये जो कंपोनेंट जो तुम लोगे, एरिया का जो कंपोनेंट लोगे, कौन सा कंपोनेंट? एरिया तिरछा है, समझो एरिया इस तरह से है, रेडियस इस तरह से है, तो क्या करेंगे हम? एरिया का दो होगा कंपोनेंट, जो इसका शैडो बन रहा है रेडियस के परपेंडिकुलर प्लेन पे, वो लेते हैं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो समझो यहां पर एरिया हो गया बड़ा, रेडियस हो गया बड़ा, डीए बाय आर स्क्वायर कांस्टेंट रहा। यहां पर एरिया कितना होता? छोटा था, रेडियस भी छोटा था, और दोनों परपेंडिकुलर तो था ही, थीटा तो यहां भी 90 था और यहां भी 90 था, तो वो डीए बाय आर स्क्वायर था। यहां देखो एरिया हो गया, मान लो एरिया यहां पे हो गया बड़ा, और थीटा भी हुआ चेंज। क्यों थीटा चेंज हुआ? क्योंकि ये हो गया रेडियस वेक्टर, ये हो गया रेडियल वेक्टर, और ये हो गया एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। तो यहां पर ए भी चेंज हुआ, थीटा भी चेंज हुआ, आर भी चेंज हुआ, बट तीनों मिलके सेम सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। सो इस बात को समझो, ये सरफेस है, चाहे हम यहां पे, चाहे ये सरफेस, चाहे इसका बाउंड्री, अपर बाउंड्री एक स्फेयर का पार्ट हो, कॉन्वेक्स हो, एक स्फेयर का पार्ट हो, या फिर हम इसको यहां से कट कर दें, प्लेन बना दें, यानी इसको डिस्क बना दें। हम क्या करें? हम इसको एक डिस्क बना दें इस तरह से। देखो ये बन गया एक डिस्क, इसको प्लेन कर दें, या इसको हम ऐसे कर्व रखें, लेकिन अभी भी
आउटर बाउंड्री कोन का वही है, तो सॉलिड एंगल सेम होगा। ठीक है, अब तुम देखो होता क्या है। अब हम आ रहे हैं गॉस लॉ पे। गॉस लॉ में क्या होता है सो समझो। और गॉस लॉ कब वैलिड होगा, कौन कौन से केस में वैलिड होगा, कब वैलिड नहीं होगा, इसको समझना। मेरे पास कोई भी सरफेस किसी भी शेप का है, ये मेरे पास एक सरफेस है किसी भी शेप का है, डजंट मैटर। यहां पे एक चाय रखा है क्यों, और हम यहां पे एक पैच ले रहे हैं, एक बहुत छोटा सा पैच हम यहां पे ले रहे हैं। सपोज हम यहां पे एक बहुत ही छोटा सा पैच ले रहे हैं, यहां पे बहुत छोटा पैच है, उसको बड़ा करके दिखा रहे हैं क्लैरिटी के लिए, समझना। हम इसको क्लैरिटी के लिए सिर्फ बड़ा करके दिखा रहे हैं। हमको इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो समझो क्या होगा, ये होगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर नॉर्मल। यहां से देखो ये फील्ड, इस पॉइंट पे ये कितना है, फील्ड है, बहुत छोटा है पैच, ये बहुत छोटा पैच है। एंगल दोनों बीच में कितना है, थीटा। तो बताओ इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। दैट मीन्स ई डी ए कॉस थीटा। और ये डिस्टेंस आर है, और पॉइंट चार्ज क्यू से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है। तो डी फाई हो जाएगा, इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब ये देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दो, 1/4 पाई बाहर निकाल दो। अब आ जाओ डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये डी ए कॉस थीटा, ये डी ए कॉस थीटा ये है। डी ए कॉस थीटा क्या है, दैट इज द शैडो ऑफ दिस एरिया ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। अगर हम इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाएं, तो ये तिरछा एरिया था, उसका शैडो इसके ऊपर जो पड़ रहा है वो है डी ए कॉस थीटा। दैट मीन्स दिस डी ए कॉस थीटा is a component of this area dA that is perpendicular to whose plane is perpendicular to the radius vector. So this is dA perpendicular by r square. What is this? This is d omega. This is the angle subtended by this area. This is the angle subtended by this area, or you can say the angle subtended by a cone whose boundary lies over the surface of this tilted surface. इस tilted surface, ये surface भले ही tilted था, ये surface भले ही tilted था, but उस tilted surface पे उसके सारे प्रोफाइल को अगर हम ज्वाइन करें, हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन को, एक कोण तो बनाएगा ही। एक tilted पॉइंट भी यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को पॉइंट चार्ज से, इस पॉइंट को पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट को, हर एक पॉइंट को उसके बाउंड्री पे पॉइंट चार्ज से ज्वाइन करें, वो भी एक कोण तो बनाएगा ही। उस वो सॉलिड एंगल बता रहा है दिस। सो दिस इज सॉलिड एंगल। दैट मीन्स फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन वन थिंग। Flux do not depend on distance, it do not depend on area, it do not depend on orientation, it depends only on one thing. What is that thing? Q constant, epsilon naught constant, 4 pi constant, this is d omega. Flux through dA depends only on angle subtended, solid angle subtended by dA at the charge. वो चार्ज पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। यानी कि अगर ये एरिया यहां ना होके यहां होता, ऐसे होता, तो भी इसके थ्रू फ्लक्स वही होता। अगर ये एरिया ऐसे होता
तो भी फ्लक्स वही होता। और अगर ये जो है एरिया एक स्फेयर का पार्ट होता बट बाउंड्री सेम होता तो भी फ्लक्स वही होता। ये कर्व्ड बाउंड्री होता तो भी फ्लक्स वही होता। तो फ्लक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेडियस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एरिया, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय दैट पैच एट द पॉइंट चार्ज। समझ रहे हो? अब इसका मतलब डी ओमेगा बाय 4 पाई क्या है बताओ? फ्रैक्शन डी ओमेगा बाय 4, क्योंकि पूरे 3 डायमेंशन, अगर पूरे 3 डायमेंशन में चले जाएं तो टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई है। टोटल सॉलिड एंगल 4, इसीलिए पूरे स्पेस में जब तुम करोगे ये कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई कट जाएगा तो फ्लक्स कितना आएगा? टोटल फ्लक्स टोटल इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना आएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझो, इसका मतलब ये हुआ। समझो, अब इसको ये भी देखो। और हम यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा कट कर दें, छोटा सा। ये जो पूरा स्फेयर है ना, ये जो पूरा सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस में से हम क्लोज सरफेस जो था, हम यहां से छोटा सा पोर्शन डीए निकाल लेते हैं। एक छोटा सा सर्किल, ऐसा एक छोटा सा सर्किल इस टाइप से बना के निकाल लेते हैं। हम इसको काट करके निकाल लेते हैं। ये जो दिख रहा है इसको हम काट करके निकाल लेते हैं। यानी एक छेद, यहाँ एक छेद देखो, ये छेद बना हुआ है ना, इसको हम काट के निकाल लेते हैं, बाकी पूरा बंद है। अब समझो, ये बाहर का पॉइंट है और ये भीतर का पॉइंट है। ये बाहर का पॉइंट है, ये भीतर का पॉइंट है, ये बाहर का पॉइंट है बी। अगर तुम ए पे देखोगे तो सॉलिड एंगल ये होगा, और बी पे देखोगे तो सॉलिड एंगल ये होगा। क्योंकि ये जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस, और देखो तो ये सॉलिड एंगल यहां कितना कर रहा है? 4 पाई। ये पूरा सरफेस किसी इंटरनल पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो है 4 पाई माइनस डी ओमेगा। और जो ये पूरा सरफेस बाहर जो सॉलिड एंगल वो कितना है? डी ओमेगा। क्योंकि ये सरफेस यहां से यहां तक है, ये सरफेस का बाउंड्री यहां से यहां तक, इसको बाउंड्री जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सरफेस को यहां ज्वाइन कर दो। तो सरफेस से होके जाना है तुमको सरफेस के अंदर सो ये 4 पाई माइनस डी ओमेगा और इतना। अब सोचो, अगर इसको पूरी तरह बंद कर दें तो क्या होगा? ये डी ओमेगा हो जाएगा 0। कोई भी क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, अपने बाहर के किसी भी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल सबटेंड करता है 0। कोई भी कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस अपने बाहर के किसी भी पॉइंट पे नेट सॉलिड एंगल सबटेंड करता है 0, और अपने अंदर के किसी भी पॉइंट पे नेट सॉलिड एंगल सबटेंड करता है 4 पाई स्टेरेडियन। इसीलिए जब कंप्लीट लोगे कोई भी बॉडी किसी भी शेप का, तो यहां पे कंप्लीट में आउटसाइड पॉइंट में इसको जब इंटीग्रेट करोगे टोटल, तो क्या लोगे? इनसाइड पॉइंट में लोगे 4 पाई, तो 4 पाई कट के कितना हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर आउटसाइड पॉइंट पे लोगे इसको क्या लोगे? 0, तो फ्लक्स होगा ही नहीं, फ्लक्स होगा ही नहीं। हाँ, एक बार वापस बता सकते हो ए पे 4 पाई माइनस डी सॉलिड एंगल क्यों होगा? ए पे 4 पाई माइनस दिस सॉलिड एंगल क्यों होगा? ठीक है, बताते हैं। देखो देखो, मान लो तुमने यहां से जो एरिया निकाला था बहुत छोटा सा था, दैट इज इक्वल टू सपोज DA। यानी कि ये जब पूरा एंगल था, ये जो पूरा स्फेयर था, जब पूरा वो था बंद था, तो ये टोटल सॉलिड एंगल कितना था? 4 पाई। पूरा 3 डायमेंशन को तुमने ले लिया तो टोटल सॉलिड एंगल है 4 पाई। 4 पाई में से तुमको इसको माइनस करना होगा ना। क्यों माइनस करना होगा? क्योंकि वो एरिया अब है नहीं, तो जो एरिया होगा वही तो सबटेंड करेगा। तुम्हारा एरिया यहां से स्टार्ट हुआ, तुम घूमते गए, सारा जो है इस डी ओमेगा लेते गए और उसको ऐड किया। तो जब यहां से यहां जाओगे तो तुमको क्या करना होगा? टोटल सॉलिड एंगल में इसका कंट्रीब्यूशन माइनस करना पड़ेगा, और इसका कंट्रीब्यूशन तुम जानते हो कितना होता है? DA बाय R²। ये होता है डी ओमेगा, ये होता है DA बाय R²। DA बाय R² होता है डी ओमेगा। तुमको इसको माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, तुमको इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
तो तुमको ये समझ आ रहा है यहाँ 4 पाई माइनस डी ओमेगा क्यों होगा, क्योंकि इस टोटल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। रही बात इसकी बी की, तो बी के लिए ये कौन सा स्फीयर का पार्ट है, ये इस स्फीयर का पार्ट है, समझो। बी के लिए ये जो पार्ट तुमने कट किया है, ये जो पार्ट है वो इस स्फीयर का पार्ट था, तो स्फीयर तो है ही नहीं, स्फीयर तो है ही नहीं। या यूं कहो, अगर तुम इस पूरे स्फीयर का प्रोजेक्शन लोगे तो ये कितना आएगा, ये तो सिर्फ डी आएगा। देखो इसके लिए जो एरिया मौजूद है वो इतना है, इसके लिए इनसाइड पॉइंट के लिए जो एरिया प्रेजेंट है वो इतना है, इतना नहीं है, थोड़ा सा नहीं है, मैक्सिमम है 99.99% है, 1% नहीं है। इसके लिए तो 0.1% ही प्रेजेंट है, इसके लिए तो ये तो एरिया है ही नहीं। यहां पर एरिया तुमने निकाला है, यहां पर एरिया तुमने निकाला है। या यूं कहो, हम क्या इसको ये नहीं कह सकते इस तरह से कि ये पहले पूरा बंद था, हम एक काम करते हैं, पहले ये पूरा बंद था तो एक पॉइंट ये था और एक ये था, ये डी ओमेगा था, ये था 4 पाई माइनस डी ओमेगा और ये था डी ओमेगा, तभी तो दोनों का सम कितना होगा, 4 पाई होगा। अब मैंने क्या किया, इसको कट करके इसको उलट दिया, इसको कट करके इसको उलट दिया। उलट दिया मतलब हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, ये खाली है, और जिसको कट किया उसको यहां ले आए, इसका नाम दे दिए बी। ये ए पॉइंट ही है, इसका नाम दे दिए बी। सपोज ऐसे किया, अंदर तो ये था ही, ऐसे निकाला, ऐसे घुमा दिया, ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। अब जितना कटा वही तो ये है, सेम चीज तो इसमें सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका मैं यूज कराऊंगा तुमको, इसका मैं तुमको यूज कराऊंगा जब मैं तुमसे न्यूमेरिकल कराऊंगा उस समय। ठीक है, और पिछले साल भी जो है आरटी ने इस पे बेस्ड क्वेश्चन दिया था। अब समझो, इसका मतलब तुम दो चीज समझ गए। तुम यहां पे DA/r² क्यों लिख पाए, ये r² कहां से आया था, ये r² कहां से आया था, फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², समझ रहे हो ना। ये r² कहां से आया था, फील्ड से आया था। अगर फील्ड सपोज होता KQ/r, r² नहीं होता, क्या होता KQ/r, तो क्या लिखते हैं, KQ/r लिखते हैं। तो यहां क्या आता, DA cos θ/r लिखते ना। तो क्या उस केस में ये सॉलिड एंगल बन जाता, नहीं बनता। अगर ये होता प्रोपोर्शनल टू 1/r³, अगर ये होता प्रोपोर्शनल टू 1/r³, समझो अगर फील्ड होता प्रोपोर्शनल टू 1/r तो तुम्हारा आता DA cos θ/r, यानी कि सॉलिड एंगल DA cos θ/r² इंटू r। तो उस केस में समझो, तो उस केस में जो फ्लक्स इसके साथ होता और जो इसके साथ होता वो सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता, दोनों सॉलिड एंगल जो है क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है सेम। दोनों सॉलिड एंगल ये और ये सेम कर रहा है, सबटेंड, ये एरिया और ये एरिया सॉलिड एंगल, लेकिन इसका रेडियस r ज्यादा है तो फ्लक्स इसके थ्रू ज्यादा होता। उसी तरह से अगर तुम्हारा फील्ड होता प्रोपोर्शनल टू 1/r³ तो ये क्या हो जाता, तो उस केस में तुम्हारा होता DA cos θ/, यहां पे सब कुछ वही रहता, सिर्फ फील्ड का जो एक्सप्रेशन वहां क्या आता 1/r³, DA cos θ/r³। तो ये क्या हो जाता बताओ, D ओमेगा DA cos θ/r² को क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय r। अब क्या होता, ये और ये सॉलिड एंगल तो सेम कर रहा है, ये एरिया और ये जो है यहां सॉलिड एंगल तो कर रहा है सेम, लेकिन इसका रेडियस क्या है, कम है, इससे फ्लक्स ज्यादा होता। गॉस लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब दो कंडीशन किसी भी फील्ड में मीट करेंगे। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द टू कंडीशंस वैलिड इन एनी काइंड ऑफ फील्ड। दो कंडीशन है तो गॉस लॉ वैलिड होगा। पहला,
field should be proportional to 1 by r square, inverse square law. Field should be proportional to 1 by r square, not 1 by r cube. कोई और पावर नहीं चलेगा, सिर्फ तो गॉस लॉ के वैलिड होने का सबसे बड़ा कंडीशन है, समझ लो, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली इफ, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली इफ Gauss law is valid for any field. सर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? ओके, चलो तुम लोग नोट शेयर करूंगा ही, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो समझ लेना, गॉस लॉ की वैलिडिटी के लिए दो कंडीशन जो है वो क्या है? गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी फील्ड which obeys, which satisfies two conditions. कौन कौन सी conditions भाई साहब? पहला, field is proportional to 1 by r square, inverse square law, inverse square law. Second, field is central. Central field means फील्ड की डायरेक्शन या तो रेडियली आउट हो या रेडियली इन हो, सर्कुलर फील्ड नहीं होनी चाहिए, समझो। फील्ड की सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, उसकी डायरेक्शन भी जो है वो एरिया वेक्टर के हम क्या लेते हैं, रेडियस के डायरेक्शन में ही ले रहे थे। सो फील्ड इज अलोंग रेडियल डायरेक्शन। रेडियल मीन्स either radially out or radially in, either radially out or radially in, means radially out or in, ताकि वहां पे हमको एक कंडीशन जो आ रहा था, क्या, डी ए कॉस थीटा, हमारा वहां आ रहा था डी ए कॉस थीटा, जहां पे अगर एंगल उसका थोड़ा इंक्लाइंड है, टेढ़ा है, तो डी ए वेक्टर में डी आर मतलब आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर में और डी ए वेक्टर में एंगल कितना था, थीटा, वही आएगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। ये हमारे पास दो केसेस में है ऐसा, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड रेडियली आउट होता है हमेशा, और ग्रेविटेशन के केस में फील्ड हमेशा रेडियली इन होता है। ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं सेंट्रल फील्ड या सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फील्ड। इसका मतलब क्या है, ई क्रॉस आर 0 आएगा हमेशा, बिकॉज पोजीशन वेक्टर और फील्ड वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और फील्ड वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर और फील्ड वेक्टर या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, या तो रेडियली आउट फील्ड या फिर रेडियली इन बोथ द केसेस थीटा इज 0 और थीटा इज 180, द क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0। दैट इज द कंडीशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फील्ड, ठीक है। तो याद रखना। अब चलो, अब तुम बताना चाहते हैं कि क्वेश्चंस क्या आएंगे तुमको। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और तुमको तीनों बता रहे हैं, ठीक है। सर, हाँ सर वो आपने बी पॉइंट वाला बताया था कि उसमें डी ओमेगा जब क्लोज्ड रहेगा तो 0 हो जाएगा बी पॉइंट में, तो सर वो एक और बार बता दो। देखो, ये बताओ, ये रिंग है, ये रिंग है, अपने सेंटर पे ये रिंग, अगर ये लेंथ हम डीएल कट कर ले, ये बाहर का पॉइंट है, तो ये एक रिंग है, ठीक है, जो वो छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है, कितना, डीएल कट कर लिया है, डीएल मैंने कट कर लिया है। तो ये बताओ, ये प्लेन एंगल कितना होगा और ये प्लेन एंगल कितना होगा, हम जानना चाहते हैं। ये प्लेन एंगल कितना होगा, ये मान लो ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस है आर, और ये प्लेन एंगल कितना, हम जानना चाहते हैं θ1 कितना होगा और θ2 कितना होगा। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? सर θ1 में से सर θ1 को लिखोगे 2 पाई आर टोटल लेंथ माइनस डीएल, यस सर,
ये हो गया लेंथ ऑफ दिस आर्क डिवाइडेड बाय आर, यानी θ1 हो जाएगा 2 पाई माइनस dl बाय आर, where dl बाय आर इज d थीटा, जो भी है, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, ये डिस्टेंस भी आर है, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी, θ2 कैसे निकालोगे? सर dl by re। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आर्क लेंथ लेते हैं ना, हम आर्क लेंथ लेते हैं, तो इसके लिए कितना होगा, dl बाय आर होगा। क्यों होगा dl बाय आर, वही तुम जानना चाह रहे हो, क्योंकि तुमको अब यहाँ पे जब लेना है तो ये आर्क लेंथ लेना है ना, ये एंगल अगर तुम ये ले रहे हो, इसका मतलब तुम इसके और इसके बीच का डिस्टेंस लोगे ना, dl बाय आर। तो वही चीज अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया dl बाय आर, ये हो गया dl बाय आर। उस केस में, हमारे सॉलिड केस में यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस dA, जो कट करके निकाले dA बाय आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन माइनस dA बाय आर स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे dA बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हमको तो यही पोर्शन मिल रहा है ना। देखो इसके पेरीफेरी पे अगर देखो, इसका जो पेरीफेरी, जो कोन का पेरीफेरी है, उस पे तो एरिया यही बन रहा है, जबकि ये जो कोन बन रहा है, ये कोन कैसा बन रहा है समझो, ये जो कोन बन रहा है ना, ये भी कोन है, और ये कोन ऐसा है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल 180 को क्रॉस करके नीचे जा चुका है। ये कोन है, ये कोन, इसको घुमाएंगे तो, ये प्लेन एंगल से घुमाएंगे तो बन जाएगा कोन, इसको रोटेट करेंगे तो बन जाएगा कोन। अब हम क्या करें, इसको बढ़ा रहे हैं, हाफ स्फेयर बन गया, और अब इसको नीचे लेके जा रहे हैं, यानी अब ये बन गया पूरा, ये घूमता जा रहा है, यहां पहुंच गया। तो अब ये एक कोन है जो पूरा मतलब नीचे तक चला गया, स्फेयर माइनस 1 कोन, दैट इज द थिंग। तो उससे तुमको निकल जाएगा, सोचना इस पे। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या आते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, एक होता है फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, और तीसरा होता है फील्ड निकालना। समझो, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, एंड हाउ टू कैलकुलेट फील्ड। अब इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशन चाहिए होते हैं। देखो types of questions and how to deal with them, types of questions and how to deal with them. Type 1, so टाइप 1 क्वेश्चन के पहला जो टाइप होता है वो क्या होता है, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। बहुत आसान है निकालना, तुमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट डॉट डी ए, दैट इज फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, दैट इज इक्वल टू क्यू नेट, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, या क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें तुमको सिर्फ क्या करना है, अब क्यू इनसाइड तुम कैसे निकालोगे समझो, अब क्यू इनसाइड कैसे निकालते हैं समझो। क्यू इनसाइड में या तो तुम क्या करोगे, सिंपली समेशन कर दोगे, प्लस माइनस क्यू आई, पॉइंट चार्जेस दिए होंगे, ये प्लस है ये माइनस है, जो जो अंदर है वही लेना है और बाहर का नहीं लेना है। दूसरा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू एल इनसाइड, या चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इनसाइड, या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इनसाइड। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिपेंड करता है चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम्पल, ये एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है लैम्डा,
एक थ्रेड है, एक थ्रेड है लैम्डा, एक थ्रेड है लीनियर चार्ज, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज, और यहां पर एक इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसकी रेडियस कितनी है r, तो बताना है इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, व्हाट इज नेट फ्लक्स थ्रू दिस। फील्ड तो देखो ये भी बनाएगा, बाहर वाला भी, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, समझो फील्ड तो सब बनाएगा, ये भी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी सब कर रहा है, फील्ड में तो सब कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर तुम फ्लक्स निकालना चाहते हो नेट, उसके लिए तुम्हें सिर्फ अंदर का चार्ज चाहिए, तो क्या करोगे, यहां फ्लक्स नेट हो जाएगा सिंपली कितना चार्ज अंदर है, बाहर के चार्ज को भूल जाओ, कितना चार्ज इसके भीतर है, कितना होगा बताओ, लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना लेंथ भीतर है, अरे डायमीटर के अलोंग रखा हुआ है तो कितना लेंथ भीतर है 2r बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। एग्रीड। नेट फ्लक्स पूछा गया है ना, फील्ड निकालने का कोई काम नहीं है, कितना लेंथ भीतर है, कितना लेंथ भीतर है भाई, लैम्डा, ये 2r लेंथ भीतर है। कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन अगर तुमसे मैं पूछूं, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं, एक पेपर है, एक पेपर है और इस पेपर के ऊपर इस पूरे पेपर के ऊपर चार्ज फैलाया हुआ है, इस पूरे पेपर के ऊपर, जैसे एक पेपर के ऊपर, एक किसी कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करो, फ्लोर ले लो, आटा ले लो, उसको फैला दो, वैसे इसमें पूरा चार्ज फैला हुआ है। और हम क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं, इसको डाल के इसको कट कर देते हैं, इसको आर पार निकाल देते हैं, समझ रहे हो, इसको हम आर पार, यानी इसका कुछ पोर्शन सिलेंडर के इधर है, कुछ बाकी पोर्शन इधर है, समझो, ये इस तरह से है। ये था सिग्मा, सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया, ये था सिग्मा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और ये क्लोज सिलेंडर है, ये क्लोज सिलेंडर है जिसका एरिया ऑफ द माउथ कितना है, ए है, जिसका एरिया ऑफ द माउथ ए, तो बताओ इसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके थ्रू नेट फ्लक्स होगा, हो सकता है फील्ड कैसा भी हो, किधर भी हो, कोई फर्क नहीं होता, लेकिन इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ए, जो एरिया इसने कट किया है अपने अंदर, जो बाहर उसका कोई कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं होता है, सिग्मा इनटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हो। क्वेश्चन ये है, ये क्यूब है, साइड व्यू में दिखा रहे हैं, ये क्यूब है जिसका लेंथ है L, विड्थ है L और हाइट है L, ये क्यूब है, और इधर से एक चार्ज आता है, इधर से एक चार्ज आता है,
एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है 12, इस रॉड की लेंथ है 12 और उस पे लैम्डा दिया हुआ है। इस पे लैम्डा कितना है? लैम्डा इसके ऊपर है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा है इसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझ रहे हो? ये रॉड v वेलोसिटी से यहां एंटर कर रहा है। ये रॉड जो है, ये जो रॉड है, ये जो लीनियर चार्ज तुमको दिख रहा है, दिस लीनियर चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट। ये जो रॉड है, लीनियर रॉड, ये कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट से एंटर कर रहा है। सो रॉड एंटर्स this cubical surface normal to a plane, normal to one face with constant velocity v naught. You have to plot net flux through the cube, net flux through cube versus time graph, net flux versus time graph। तो कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ? ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ? देखो, ये था रॉड, दो इसको कंबाइन कर देते हैं। ये है रॉड, ये यहां पे एंटर कर रहा है। जब ये एंटर करेगा तो जैसे जैसे इसका लेंथ इनसाइड क्या होगा? बढ़ेगा। इनसाइड लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा, 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 यहां तक बढ़ेगा। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, लेंथ इनसाइड बिकम्स कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक ये एंड यहां ना पहुंच जाए। उसके बाद फिर ये लेंथ क्या होगा? इनसाइड लेंथ घटने लगेगा और फिर फाइनली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बताओ किसी टाइम t में ये कितना चलेगा भीतर? तो पहले तो हम ये बता रहे हैं, ये पहले इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। अब क्यों होगा ऐसा? समझो, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा है। ये होगा L by V naught, 2L by V naught, 3L by V naught। क्यों होगा समझो। बताओ t टाइम में ये कितना डिस्टेंस चलेगा? t टाइम में ये चलेगा, इन टाइम t दिस रॉड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ V naught t। तो ये बताओ कि किसी मोमेंट पे अगर कंडीशन कुछ ऐसा है, कि ये है क्यूब और इस रॉड का इतना पोर्शन और इस रॉड का सपोज इतना पोर्शन इसके भीतर है, इस रॉड का इतना पोर्शन इसके भीतर है। कितना डिस्टेंस है ये? V naught t, t इक्वल टू 0 पे ये एंटर हुआ था। ये कितना डिस्टेंस है? V naught t। तो बताओ अभी फ्लक्स कितना है? फ्लक्स है लैम्डा टाइम्स ऑफ inside length is V naught t divided by epsilon naught, q inside by epsilon। q inside means what? L inside, L जो है जो भीतर में वो क्या है? V naught t है। lambda times of V naught t epsilon, so that is a straight line। देखो फ्लक्स वर्सेस टाइम ये स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये कब तक? जब तक ये एंड यहां पर है, जब तक ये एंड यहां ना पहुंच जाए तब तक लेंथ इनसाइड बढ़ रहा है। जैसे ये एंड इसको क्रॉस करेगा और बिकॉज इसकी टोटल लेंथ इसके लेंथ से ज्यादा है तो इसके अंदर का लेंथ कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि इसका टोटल लेंथ है 12। सो अगर ये L यहां तक पहुंच गया, एक एंड यहां पहुंच गया और एक एंड यहां है, अभी भी L लेफ्ट में है, तो जितना अंदर जाएगा उतनी निकलेगा बाहर, तो ये लेंथ भीतर में कांस्टेंट हो जाएगा। कब ये एंड लेफ्ट एंड जब इसको क्रॉस कर जाएगा, लेफ्ट एंड जब इसको क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद पीछे तो कोई नहीं है चार्ज, अब ये लेंथ इनसाइड घटने लगेगा और कितने टाइम बाद ये फिर 0 हो जाएगा? 3L by V naught टाइम बाद 0 हो जाएगा।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? सर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होना चाहिए ना? हाँ, यूनिफॉर्मली है, नहीं तो लैम्डा कैसे देते हैं? लैम्डा फंक्शन ऑफ चार्ज देते हैं ना। चलो अब देखो, अभी तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। अब देखो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुमको बस ये करना है कि लेंथ इनसाइड या एरिया इनसाइड निकालना होगा और तब तुम निकाल सकते हो। लेंथ इनसाइड या एरिया इनसाइड निकालना होगा तब तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से भी होते हैं, देखो मतलब, और इस प्रीवियस ईयर जेई में भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रीवियस ईयर जेई बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के बेस्ड। आई थिंक 1 और 2 क्लास के बाद तुम पूरा प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन बना लोगे। 2 क्लास और चाहिए, उसके बाद तुम पूरा प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन बना लोगे, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो मान लो ये चार्ज है Q1, ये माइनस Q2, ये Q3, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2 और ये सरफेस 3, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2 और ये सरफेस 3। नेट फ्लक्स थ्रू 1 होगा, समझो नेट फ्लक्स थ्रू 1 होगा, ये जो सरफेस 1 है इसके थ्रू नेट फ्लक्स होगा Q1 माइनस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स थ्रू 2 होगा, नेट फ्लक्स थ्रू 2 होगा Q1 माइनस Q2 सेम होगा, क्योंकि इस 2 के अंदर भी उतना ही चार्ज बंद है जितना 1 के भीतर भी बंद था। जो 1 के अंदर में बंद है वही 2 के अंदर भी बंद है। साइज बढ़ गया, फील्ड का मैग्नीट्यूड घट जाएगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड घट गया, लेकिन फील्ड का मैग्नीट्यूड घट गया लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया, समझो एरिया बढ़ गया, दोनों कंपनसेट हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो अगर यहाँ पर ये Q1 और ये माइनस, अगर ये Q1 है मान लो, एक सरफेस ये लो, दूसरा ये लो, तीसरा ये लो, सबके थ्रू फ्लक्स सेम होगा, सबके थ्रू फ्लक्स सेम होगा। ऑल दो तुम जैसे जैसे बड़े हो सरफेस पे जा रहे हो, तुम बेसिकली फील्ड का मैग्नीट्यूड तो डिक्रीज कर रहा है बट एरिया तो इंक्रीज कर रहा है, और फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, DA कॉस थीटा बाय आर। बेसिकली ये सब का सब जो है ना, इसके ऊपर क्लोज है ना, तो 4 पाई का ही सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। कोई भी क्लोज सर्फेस इसके ऊपर 4 पाई का ही सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, सबके थ्रू फ्लक्स सेम होगा। तो फ्लक्स को इससे मतलब नहीं है कि एरिया कितना बड़ा है और कितना छोटा, तो सिर्फ इससे मतलब है कि नेट चार्ज अंदर में कितना है। φ1 φ2 सेम होगा, φ3 कितना होगा बताओ, φ3 कितना होगा? इसके अंदर क्या है, 2 तो बाहर हो गया, -2 तो बाहर हो गया, 3 के अंदर, इस 3 के अंदर सिर्फ 1 और 3 है, तो Q1 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम किसी डायपोल के, अगर किसी स्फीयर के अंदर एक डायपोल को डाल दें तो फ्लक्स कितना होगा? अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को डाल दें तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा? अरे ये एक डायपोल है, 0 होगा। यस सर। -Q प्लस Q 0 होगा, नेट चार्ज 0 फ्लक्स 0। अब देखो, अब एक चीज को बता रहा हूं, मैं आऊंगा ऐसे क्वेश्चंस पे। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सबसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, नहीं तो चलो उसको भी रहने दो। तो समझो, तुमसे कभी भी नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस पूछेगा पहला क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे आसान क्वेश्चन दुनिया का यही होता है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। उसमें तुमको सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। एक चीज बताओ, सोडियम एटम है,
सोडियम एटम, Na11 ये होता है ना एटॉमिक नंबर, 11 यहां डाल दो, 1s2 2s2 2p6 3s1 ये होता है ना। Yes, sir. Yes. ये है सोडियम का न्यूक्लियस, ये है सोडियम का न्यूक्लियस, ये है K सेल, ये है L सेल, ये है M सेल। या यूं कहो N इज इक्वल टू 1 स्टेट, N इज इक्वल टू 2 स्टेट, N इज इक्वल टू 3 स्टेट। यहाँ होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आई थिंक, यहाँ होते हैं शायद 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन, होगा ना। हम एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, एक हम स्फीयर बना रहे हैं यहाँ पे, हम n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच में एक गॉसियन स्फीयर बना रहे हैं। इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर? व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर? कितना? 9q/ε0। Yes, 9q means 9e by epsilon naught, where e is the charge on a proton या charge on a negative the charge on electron, 9e by epsilon naught। क्यों? इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर +11e का चार्ज है और इस 2 इलेक्ट्रॉन पे -2e का चार्ज है। कैसे है? इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा है इससे कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर है, नेट चीज है। कितना है? +11e एंड -2e, सो नेट चार्ज कितना है? 9e by epsilon naught। e is 1.6 into 10⁻19 कूलम। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का। हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये एक स्फीयर है, समझो ये एक स्फीयर है और यहां पर एक लीनियर रॉड है, यहां नहीं है, यहां है। कहां पे है? या ये एक सिग्मा एक सीट है, ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r। यहां से एट ए हाइट ऑफ r/2, यहां से एट ए हाइट ऑफ r/2 एक सिग्मा चार्ज का एक प्लेट है जो इसको कट करता निकल जाता है। बताओ फ्लक्स कितना होगा इसके थ्रू? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक स्फीयर है और एक पेपर है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज पेपर है, जो इस स्फीयर को यहां से इस प्लेन से कट करता निकल जा रहा है। यानी इस स्फीयर का ये पोर्शन इसके ऊपर है और बाकी पोर्शन इसके नीचे है। समझो, हमको इसके थ्रू टोटल फ्लक्स निकालना है। तो बेसिकली हमको निकालना क्या है? हमको फ्लक्स नहीं निकालना है, हमको क्यू इनसाइड निकालना है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। क्यू इनसाइड निकालना मतलब क्या निकालना है? चार्ज किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है? पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको ये निकालना है इस सरफेस का जो डिस्क अंदर में है, इस सरफेस का जो डिस्क अंदर में है वो कितना है, उसकी रेडियस कितनी है। तो निकाल सकते हो क्या तुम इस डिस्क की रेडियस निकाल सकते हो? क्या तुम इस डिस्क की, जो इसके अंदर बंद है, बाकी डिस्क तो बाहर बंद है, बाकी तो जो प्लेट था वो बाहर बंद है, पर ये जो डिस्क अंदर बंद है, क्या तुम ये निकाल सकते हो? तो तुमको क्या करना है इसका? बेसिकली ये है r, ये है r/2। क्या तुम ये रेडियस r निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। और जब तुम इसको निकालोगे तुमको ये एरिया निकल जाएगा। कितना होगा? पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दिस पेज इंटू एरिया ऑफ दिस पेज। और इसके लिए क्या करोगे? ये √3
r/2, तो इसका तुमको एरिया निकल जाएगा, तुम निकाल सकते हो। हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक रॉड को लें इस तरह से, हम एक रॉड को लें इस तरह से, ऐसे करके समझो, और इसको हम यहां से मूव करना शुरू करें यूनिफॉर्म स्पीड से। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसका लेंथ इनसाइड घटते जाएगा कि नहीं? जैसे जैसे ये देखो यहाँ पे जब ये था तो लेंथ क्या था, भीतर में जो है लेंथ क्या था 2r, जब यहाँ जाएगा 2r से कम होगा, और ऊपर जाएगा और 2r से कम होगा। तो हम तुमसे पूछ सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे से ऊपर जा रहा है, समझो अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर ये मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये बताओ टाइम के साथ इसका नेट फ्लक्स का फंक्शन निकालो। तो तुमको क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक तो आएगा, उसके बाद तो जीरो हो जाएगा। एक बार ये रॉड पूरी तरह बाहर निकल गया तो फिर इस स्फीयर से फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ये पता है तुमको। बट यहां से यहां तक क्या करोगे, तो क्या करोगे तुम, यहां पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा vt, ये जो r/2 ये कितना हो जाएगा vt, ये है r, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा या ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ होगा वो हो जाएगा √r² माइनस vt²। और तुमको एक बार ये लेंथ निकल गया, उसको डबल कर दो, वो हो गया लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज इनसाइड। न्यूमरस क्वेश्चन हो सकते हैं बट पर्पस एक ही है, फ्लक्स नहीं निकालना है। निकालना क्या है, चार्ज जो अंदर है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। चार्ज जो अंदर है, चार्ज जो बाहर है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन होता है फ्लक्स थ्रू ओपन सरफेस, सॉरी क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस केस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो आपको बनाने होंगे, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, मैं पहले तुम लोग को नोट्स भेज दूंगा क्लास के बाद, रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा, नोट्स भेज दूंगा। उसके बाद मैं SC वर्मा में से और प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर देता हूँ। हालांकि मैंने गॉस लॉ एज ए होल टॉपिक डाला है, मैं उसमें भी जो क्वेश्चन सिर्फ प्लस माइनस वाले होते हैं जिसमें क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट निकालना, वो मैं तुमको भेज देता हूँ, उसको करना। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे ओपन सरफेस से फ्लक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे फील्ड के बहुत सारे केसेस हैं निकालने के, न्यूमरस केसेस हैं, सीख लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ाना भी ठीक नहीं है एक दिन में। एक बात और, जब मैं तुम्हारा ये खत्म कर दूंगा गॉस लॉ पूरा, बिफोर आई स्टार्ट कैपेसिटर वी वुड बी कंप्लीटिंग ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़ाने का सबसे अच्छा जगह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जस्ट बाद, बिकॉज 90% थिंग्स आर कॉमन, 90% थिंग्स आर कॉमन। सो जिस दिन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा उसके बाद हम 3 क्लास में पूरी ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे, सब कुछ। क्योंकि हम तब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना पढ़ा चुके होंगे कि खाली तुमको k की जगह -g रखना है, 1/4πε0 की जगह -G डाल देना, सारे एक्सप्रेशन सेम आते हैं। एक ही फर्क है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, मास नेगेटिव नहीं हो सकता है, बस, और कोई फर्क नहीं है। तो उस दिन उसको खत्म करेंगे तब हम कैपेसिटर में जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जिस दिन ये खत्म होगा उसके बाद हम इसको कराएंगे। तुम लोग को जो फील्ड और पोटेंशियल का जो इस बार आ रहा है कोई है क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। थ्योरी में जितनी भी ये जो टेस्ट होगा उसके लिए थ्योरेटिकली तुम बहुत क्लियर रहो, कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चंस फिर से बता रहा हूँ, फंडामेंटल होंगे, बेसिक होंगे, लेकिन तुमको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए फॉर्मूले लगाते कैसे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो लगता है कि एक दिन पूरी डाउट क्लास चाहिए तो हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर।
थैंक यू। चलो